हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सेट को लेकर के उपस्थित हैं। चलिए आज लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। पहला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। क्या कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। ए में दिया गया है पुर्तगाली, बी में दिया गया है ब्रिटिश, सी में दिया गया है डच और डी में कह रहा है फ्रांसीसी। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वह पुर्तगाली थे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन थे? तो यूरोपियन प्रथम अगर कहा जाए तो पुर्तगाली थे। चलिए अगला देखते हैं कि अगला कौन सा है। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। ऑप्शन ए में कह रहा है मार्टिन बर्ड, बी में कह रहा है कि बुकानन, सी में कह रहा है मुनोरो एवं रीड और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे वह थे मुनेरो और रीड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला जो 3 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है। क्या कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। ए में कह रहा है बुकानन की रिपोर्ट, बी में कह रहा है पांचवी रिपोर्ट, सी में कह रहा है दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट और डी कह रहा है उक्त सभी से। तो इन सभी की रिपोर्टों के माध्यम के द्वारा भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। यहाँ पे 1857 के विद्रोह का डेट पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 10 मई को, ऑप्शन बी में कह रहा है 13 मई को, ऑप्शन सी में कह रहा है 18 मई को और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 26 मई को। तो 10 मई 1857 के दिन जो था वह 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। जैसे ऑप्शन में दिया गया है रिंग फेंस नीति, बी में कह रहा है कि लैप्स का सिद्धांत, सी कह रहा है कि चर्बी वाला कारतूस और डी कह रहा है कि ईसाई धर्म का प्रचार। इसमें से तत्कालिक कारण पूछा गया है तो यह हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि धुंधु पंथ नाम था। 4 ऑप्शन में से किस महाशय का नाम जो था वह धुंधु पंथ था। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि तात्या टोपे, बी में कह रहा है मंगल पांडे, सी में कह रहा है नाना साहब और डी में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई। तो नाना साहब का नाम जो था वह धुंधु तोपे था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 7 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न में है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था। क्या कह रहा है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, बी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बड़ौत परगना का, सी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो शाहमहल मल जो थे, इसमें चारों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नहीं सॉरी बढ़ाव दिया गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का निवासी थे कौन? तो शाहमल। चलिए अगला जो 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था। क्या कह रहा है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन तक किले के भीतर शरण लेकर रहना पड़ा था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 50 दिन, बी में कह रहा है 111 दिन, ऑप्शन सी में कह रहा है 222 दिन और डी में कह रहा है 150 दिन। लेकिन इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 322 दिन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
कह रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्या कह रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में कह रहा है कि पट्टाभिसी तारमैया, बी में कह रहा है कि अशोक मेहता, सी में कह रहा है जेम्स आउट्रम और डी में कह रहा है रॉबर्ट्स। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो थी वह अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था, अर्थात बी इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। ए में कह रहा है कि कोल्हापुर, बी में कह रहा है सतारा, सी में कह रहा है पूना और डी कह रहा है कि इनमें से सभी जगह। तो दक्षिण भारत के सभी स्थानों पर लगभग विद्रोह हुआ था, तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जगह। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो इसका जो आंसर दिया गया है, जैसे ए में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई, बी में कह रहा है महारानी बैजाबाई सिंधिया, सी में कह रहा है कि बेगम हजरत महल और डी में कह रहा है कि अजीनन। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला था, बहादुर शाह द्वितीय थे या इनमें से सभी थे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का बादशाह था वह था बहादुर शाह द्वितीय, या फिर इसका एक और नाम से हम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर। चलिए आगे जो 13 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1757 ईस्वी, बी में कह रहा है कि 1973 ईस्वी, डी में कह रहा है कि 1853 ईस्वी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है 1753 ईस्वी, बी में कह रहा है 1973 ईस्वी, सी में कह रहा है 1853 ईस्वी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वह हुई थी 1853 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। क्या कह रहा है कि पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। ए में कह रहा है 1764, बी में कह रहा है 1805, सी में कह रहा है 1757 और डी में कह रहा है कि 1856। तो 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो थे मीर जाफर जो थे उनके बीच अंग्रेजों में ने युद्ध कराई, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हो गई। तो 1757 ईस्वी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। क्या कह रहा है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि दिल्ली, बी में कह रहा है बम्बई, सी में कह रहा है मद्रास और डी में कह रहा है कलकत्ता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे। चौल और इमारतें जो थी वह बम्बई नगर की प्रमुख विशेषता थी। 16 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कस्बा, बी में कह रहा है सिविल लाइंस, सी में कह रहा है गंज और डी में कह रहा है व्हाइट टाउन। तो छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, तो गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंज। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। और ये में कह रहा है रॉलेट एक्ट, बी में कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी में कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी में कह रहा है कि वर्नाक्यूलर एक्ट। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट यहाँ पे जो है
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। क्या कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ए में कह रहा है 1920 ईस्वी, बी में कह रहा है 1923 ईस्वी, और सी में कह रहा है 1930 ईस्वी, और डी में कह रहा है 1933 ईस्वी। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला जो 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 1919 ईस्वी, बी में कह रहा है 1920 ईस्वी, सी में कह रहा है 1907 ईस्वी, और डी में कह रहा है 1929 ईस्वी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ए में कह रहा है भगत सिंह, बी में कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, सी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, और डी में कह रहा है गांधी जी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो था वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। ए में कह रहा है 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, बी कह रहा है कि 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में, सी कह रहा है 1938 ईस्वी एवं 39 ईस्वी दोनों में, और डी कह रहा है कि कभी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए में कह रहा है दादा भाई नौरोजी, बी में कह रहा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी कह रहा है फिरोज शाह मेहता, और डी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए में कह रहा है मनमोहन सिंह, बी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी में कह रहा है कि रास बिहारी बोस, और डी कह रहा है कि प्रीतम सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर जो 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया। क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया। ए में कह रहा है नेहरू फार्मूला, बी में कह रहा है लीग फार्मूला, सी में कह रहा है कि राजगोपालचारी फार्मूला, और डी कह रहा है टैगोर फार्मूला। तो सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने हेतु सी गोपालचारी जो फार्मूला था उसको अपनाया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। ए में कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, बी कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, सी कह रहा है कि 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, और डी कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान के निर्माण में समय लगा था। 26 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ए में कह रहा है एनी बेसेंट, बी में कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित, सी में कह रहा है सरोजिनी नायडू और डी में कह रहा है कि अरुणा आशफ अली। तो इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। कब? दिसंबर से जनवरी 1945, दिसंबर जनवरी 1944, दिसंबर से जनवरी 1943 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर से जनवरी 1945। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी में कह रहा है भीमराव अंबेडकर और डी में कह रहा है कि सरदार पटेल। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगर आगे का जो प्रश्न है 29 नंबर, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। क्या कह रहा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। ए में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, बी में कह रहा है बी आर अम्बेडकर, सी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और डी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। क्या कह रहा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। तो वह कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ए सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 1942 ईस्वी, बी में कह रहा है 1944 ईस्वी, सी में कह रहा है 1946 ईस्वी और डी में कह रहा है 1948 ईस्वी। तो यहाँ सही हो जाएगा 1946 ईस्वी। अगर डेट पूछा जाए तो 16 मई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ए में कह रहा है न्यू इंडिया, बी में कह रहा है अल हिलाल, सी में कह रहा है यंग इंडिया और डी में कह रहा है कॉमरेड। तो अबुल कलाम आज़ाद ने जिसका प्रकाशन किया था वह था अल हिलाल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह वाक्य किसका था। ए में कह रहा है भगत सिंह, बी में कह रहा है रास बिहारी सिंह, सी में कह रहा है मोहन सिंह और डी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया। क्या कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, अर्थात किस देश ने महात्मा बनाया था। ए में कह रहा है पूर्वी अफ्रीका ने, बी में कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका ने, सी में कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका ने और डी में कह रहा है उत्तरी अफ्रीका ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा अगर किसी देश ने बनाया तो वह था दक्षिणी अफ्रीका, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ए में कह रहा है 1934 ईस्वी, बी में कह रहा है 1931 ईस्वी और सी में कह रहा है कि 1935 ईस्वी और डी कह रहा है 1921 ईस्वी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी। अगर डेट पूछा जाए तो 7 सितंबर को हुआ था। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ए में कह रहा है 1925 ईस्वी, बी में कह रहा है कि 1928 ईस्वी, सी में कह रहा है 1932 ईस्वी और डी में कह रहा है 1935 ईस्वी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1928 ईस्वी। अगर डेट पूछा जाए तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। 36 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। ऑप्शन ए में कह रहा है 1934 ईस्वी, बी में कह रहा है 1909 ईस्वी, सी में कह रहा है 1915 ईस्वी और डी में कह रहा है कि 1890 ईस्वी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस आए। 36 जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सामान्य रूप से पहुंचता रहे। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। क्या कह रहा है कि 1917 में चंपारण में गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। ए में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बी में कह रहा है कि अरविंद घोष, सी में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में कह रहा है राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण आने में अगर किसी का श्रेय था, बुलाने का श्रेय था तो वह था राजकुमार शुक्ल का, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और रहा बात गोपाल कृष्ण गोखले का, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। के कहने पर गांधी जी 1915 से लेकर के 1917 तक पूरा भारत भ्रमण किए हुए थे। तो चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर प्रश्न की कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। क्या कह रहा है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। ए में कह रहा है असहयोग आंदोलन, बी में कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन, सी में कह रहा है खिलाफत आंदोलन और डी में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए में कह रहा है 1907 ईस्वी, बी में कह रहा है कि 1915 ईस्वी, डी में कह रहा है 1939 ईस्वी और डी में कह रहा है 1929 ईस्वी। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो थी वह कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसको करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जो थे हिंदू महासभा की स्थापना की। और पहली बार यह प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में 1915 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष कौन सा था। क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह वर्ष कौन था। ए में कह रहा है 1946 ईस्वी, बी में कह रहा है कि 1940 ईस्वी, सी में कह रहा है 1907 ईस्वी और डी में कह रहा है 1919 ईस्वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान निर्माण जो करने की मांग था वह था 1940 ईस्वी। सर्वप्रथम 1940 ईस्वी 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने लाहौर में किया था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के ऐसे तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 के बाद अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। 41 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, अर्थात सबसे पुराना प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। ए में कह रहा है नारद स्मृति, बी में कह रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति, सी में कह रहा है मनु स्मृति और डी में कह रहा है गौतम स्मृति। तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन अगर स्मृति ग्रंथ कोई माना जाता है तो वह है मनु स्मृति। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। क्या कह रहा है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ए में कह रहा है ज्ञान मार्ग, बी में कह रहा है कर्म मार्ग, सी में कह रहा है भक्ति मार्ग और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि 43 नंबर प्रश्न की इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया।
क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? ए में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में कह रहा है कि बलबन, सी में कह रहा है रजिया सुल्तान और डी में कह रहा है सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कहा जाए तो इब्न बतूता भारत आया था। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1333 से लेकर के 1347 ईस्वी के मध्य। ठीक, तो इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1333 से लेकर के 1347 के मध्य। चलिए आगे के ऐसे तमाम हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो इस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 44 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? क्या कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ए में कह रहा है कि लक्ष्मी जी थी, बी में कह रहा है कि पंपा देवी, सी में कह रहा है कि सुबदारगी और डी में कह रहा है महानवमी। तो जो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी जो थी वह थी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? क्या कह रहा है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? ए में कह रहा है कृष्ण देव राय, बी में कह रहा है कि देवराज प्रथम, सी में कह रहा है देवराय द्वितीय और डी में कह रहा है कि हरिहर। तो कृष्णदेव राय जो थे वह कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में थे? क्या कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में थे? ए में कह रहा है अकबर, बी में कह रहा है हुमायूं, सी में कह रहा है शेरशाह और डी में कह रहा है जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? ए में कह रहा है मदन सिंह, बी में कह रहा है सदाशिव, सी में कह रहा है दामोदर राव और डी में कह रहा है ढूंढीराज। तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था दामोदर राव। कौन था? दामोदर राव। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे का जो प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? क्या कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ए में कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में कह रहा है समुद्रगुप्त और डी में कह रहा है स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि जिस सम्राट ने धारण की थी उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। ए में कह रहा है गोदावरी के मैदान में, बी में कह रहा है गंगा के मैदान में, सी में कह रहा है सिंधु के मैदान में और डी में कह रहा है महानदी के मैदान में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिंधु के मैदान में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई। क्या कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई? ए में कह रहा है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, बी में कह रहा है सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में और सी कह रहा है मार्टिन व्हीलर के नेतृत्व में और डी कह रहा है ए और सी दोनों के नेतृत्व में। बात करें तो यहाँ पर ए और सी दोनों के नेतृत्व में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी हम आंसर को सही करेंगे क्योंकि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी और मार्टिन व्हीलर के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में। तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? क्या कह रहा है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? ए में कह रहा है कौटिल्य, बी में कह रहा है विशाखदत्त, सी में कह रहा है मेगास्थनीज और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जो जवाब है वह हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? 52 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है और 8 है। तो वेदों की संख्या कितनी है? जैसे ऑप्शन में दे दिया गया है 4, 5, 3 और 8। तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? क्या कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? ए में कह रहा है नंद वंश, बी में कह रहा है मौर्य वंश, सी में कह रहा है गुप्त वंश और डी में कह रहा है चोल वंश। तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
54 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे। पतंजलि थे, बाणभट्ट थे, या विशाख दत्त थे, या फिर कल्हड़ थे। तो राज तरंगड़ी के लेखक जो थे वह थे कल्हड़। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। क्या कह रहा है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। ए में कह रहा है गुप्त काल की जानकारी मिलती है, बी में कह रहा है मौर्य काल की जानकारी मिलती है, सी कह रहा है प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और डी कह रहा है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का 56 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। क्या कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ए में कह रहा है सोने के, बी में कह रहा है चांदी के, सी कह रहा है तांबे के, और डी कह रहा है कि बी और सी दोनों के। तो चांदी एवं तांबे के जो सिक्के बने होते थे वे कहलाते थे पंच चिन्ह या आहत सिक्का। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 57 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ए में कह रहा है संस्कृत भाषा, बी में कह रहा है पाली भाषा, सी में कह रहा है प्राकृत भाषा, और डी में कह रहा है हिंदी। तो महाभारत की जो रचना थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी, और महाभारत के रचयिता जो थे वह थे वेद व्यास। कौन थे, वेद व्यास महाभारत की रचयिता थे, और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। 58 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। क्या कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ए में कह रहा है शांतनु को, बी में कह रहा है भीष्म को, सी में कह रहा है दुर्योधन को, और डी में कह रहा है शकुनी को। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। क्या कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ए में कह रहा है पांडु, बी में कह रहा है धृतराष्ट्र, सी में कह रहा है विदुर, और डी में कह रहा है ए सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सभी। चलिए 60 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ए में कह रहा है ब्राह्मण, बी में कह रहा है क्षत्रिय, सी में कह रहा है वैश्य, और डी में कह रहा है शूद्र। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्र की जानकारी मिलती है। तो 60 प्रश्नों को हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। अभी तमाम ऐसे प्रश्न बचे हुए हैं। तो चलिए अभी 61, 62 और 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। ए में कह रहा है जैन धर्म का, बी में कह रहा है बौद्ध धर्म का, सी में कह रहा है शैव धर्म का, और डी में कह रहा है वैष्णव धर्म का। तो त्रिपिटक साहित्य जो साहित्य है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर वहीं देता श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है तो वहाँ पे हो जाता है जैन धर्म। 63 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम कौन सा भारत आया। तो सबसे पहली बार अगर किसी ने भारत आया तो वह था फाहियान। दूसरी बार अगर कोई भारत आया था वह था वेनसोंग। दूसरी बार आया था वेनसोंग, पहली बार आया था फाहियान, और तीसरा बार आया था मार्को पोलो। तो हमने आपको यहाँ पे एक के बजाय 3 बता दिया। पहली बार सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो फाहियान, दूसरी बार पूछा जाए तो वेनसोंग, और तीसरी बार पूछा जाए तो अगर कहा जाए तो मार्को पोलो। इससे पहले ईसा पूर्व में आया था मेगास्थनीज। कौन आया था, ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो मेगास्थनीज आया था, और उसके बाद की अगर बात की जाए तो फाहियान, उसके बाद की अगर बात की जाए तो वेनसोंग, और उसके बाद की बात की जाए तो मार्को पोलो। तो 63 नंबर जो प्रश्न है तो हम लोगों ने 63 प्रश्नों को अभी तक सॉल्व किया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी 63 के बाद बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं हम लोगों के पास। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
तो 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पर, यानी महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है कपिल वस्तु में, बी में कह रहा है पाटलिपुत्र में, सी में कह रहा है कुशीनगर में और डी में कह रहा है गया में। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कपिल वस्तु में तो उनका जन्म हुआ था, गया में तो वह उनको कहें तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर का जन्म हुआ था। क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म हुआ था। ए में कह रहा है लुम्बिनी में, बी में कह रहा है पावा में, सी में कह रहा है कुंडलवन वैशाली में और डी में कह रहा है सारनाथ में। महावीर का जन्म जो था वह कुंडलवन वैशाली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, यानी बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ए में कह रहा है वर्धमान, सी में कह रहा है सिद्धार्थ, सी में कह रहा है देवदत्त और डी कह रहा है राहुल। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगर वर्धमान बात की जाए तो यह महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ के बड़े भाई का नाम था देवदत्त और सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध के बड़े भाई का नाम था देवदत्त और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो यहाँ पे सिद्धार्थ सही हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी, उनके बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो वर्धमान था। 67 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए अभी हमने आपको जस्ट समझाया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वह थे महावीर स्वामी। यहाँ पे स्पष्ट रूप में प्रश्न के रूप में दे दिया गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। चलिए आगे हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 68 नंबर प्रश्न क्या है। तो 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता जो था किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए में कह रहा है मिस्र, बी में कह रहा है पुर्तगाल, सी में कह रहा है मोरक्को और डी में कह रहा है फ्रांस। तो इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का निवासी था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह कौन सी भाषा थी। पहला कह रहा है संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, बी कह रहा है कि हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, सी कह रहा है हिंदू यानी हिंदी, उर्दू, संस्कृत और डी कह रहा है संस्कृत, तेलुगु और मलयालम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 70 नंबर प्रश्न जो है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है। 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1333 ईस्वी में वह सर्वप्रथम सिंध पहुँचा हुआ था। तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता की यात्रा को माना जाता है। 71 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। क्या कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत जो है वह माना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अलबरूनी, बी में कह रहा है अब्दुल रज्जाक, सी में कह रहा है इब्न बतूता और डी में कह रहा है बर्नियर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 72 नंबर प्रश्न क्या है। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया। क्या कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया। ए में कह रहा है फाहियान, बी में कह रहा है वेनसांग, सी में कह रहा है अलबरूनी और डी में कह रहा है इब्न बतूता। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, तो वेनसांग को कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। क्या कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। ए में कह रहा है कबीर, बी में कह रहा है गुरु नानक, सी में कह रहा है रामानंद और डी में कह रहा है चैतन्य महाप्रभु। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद के द्वारा किया गया। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 74 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या कह रहा है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए में कह रहा है संपूर्ण विश्व का स्वामी,
बी में कह रहा है विष्णु एवं शिव का अवतार, सी में कह रहा है सभी का हितैषी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। क्या कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। ए में कह रहा है चिश्ती संप्रदाय, बी में कह रहा है सुहारवर्दी और सी कह रहा है कादिरी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे। क्या कह रहा है कि कबीर किसके शिष्य थे। पहला कह रहा है कि रामानुज के, दूसरा कह रहा है नानक के, तीसरा कह रहा है रामानंद के और चौथा कह रहा है शंकराचार्य के। तो कबीर जो शिष्य थे वह थे रामानंद के। यहाँ पे जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। क्या कह रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। ए में कह रहा है अंडाल, डी में कह रहा है कराईकल, सी में कह रहा है रबिया और डी में कह रहा है मीराबाई। तो रबिया जो थी वह एक रहस्यवादी संत थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। क्या कह रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। ए में कह रहा है चिश्ती, बी में कह रहा है सुहरावर्दी, सी में कह रहा है कादिरी और डी में कह रहा है नक्शबंद। तो औरंगजेब का जो था वह था नक्शबंद। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने किया। क्या कह रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने किया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐबक ने किया था। चलिए अगला 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 80 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। क्या कह रहा है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ए में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में कह रहा है बलबन, सी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी और डी में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। तो ये चारों जो है वह निम्न में से पुर्तगाली यात्री थे, इसलिए यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी 81 प्रश्नों को सॉल्व किया है।